1930 के दशक में एक जापानी मृत्यु पंथ ने अमेरिका को दुनिया भर से गरीब बच्चों को खरीदा था और उन्हें चीन में आध्यात्मिकता को नष्ट करने के लिए हथियारों के रूप में प्रशिक्षित किया था। लेकिन इसे भंग कर दिया गया क्योंकि इसका आक्रमण जापानी सेना के उद्देश्य से टकरा गया। संस्थापक अमानो कावाओ को गिरफ्तार किया गया और सदस्यों को निर्वासित कर दिया गया। जेल में जापानी राजकुमार सुरक्षा की मांग करते हुए अमनो से संपर्क किया। अमनो की निरंतर महत्वाकांक्षा के बारे में जानते हुए राजकुमार ने एक गठबंधन का प्रस्ताव दिया। अमानो हिरासत में होने के बावजूद राजकुमार ने अमानो के मार्गदर्शन से पंथ के पुनर्निर्माण का अवसर देखा। कहीं और एक युवक कुराशिगा डेसुके मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहा है। वह सभी को हराने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह लड़ रहा था अमानो ने उसे पीछे से बुलाया और खुद को प्रशिक्षण देने के लिए डांटा। तब उसने डेसुके से पूछा कि क्या वह जानता था कि वह राजकुमार से मिला है, और कुराशिगा ने पुष्टि की। अमानो ने डेसुके को एक कठिन मिशन सौंपा। 1 महीने के भीतर उसे सभी हेड्स योद्धा को बुलाना चाहिए और हेड्स मंदिर की भव्य को बहाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने डेसुके को K-20 का सामना करने के लिए तैयार करने की मांग की, जिसे वाजरा के क्रोध के रूप में जाना जाता है। एक पूर्व शाओलिन शिष्य जिन्होंने तब से जापानी सम्राट के लिए लड़ते हुए प्रतिष्ठा अर्जित की थी। डेसुके के प्रयासों को मजबूत करने के लिए अमानो ने अपने बच्चे इको को सहायता के लिए सौंपा। एक पत्रकार इको अपने पुनरुत्थान को दस्तावेजित करेगा, अपनी रिपोर्टों के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रभाव को फैलाएगा। शाओलिन मंदिर में K-29 गहरे प्रशिक्षण में था। अपनी गति को मापने के लिए घंटे के ग्लास का उपयोग करते हुए उन्होंने अथक अभ्यास किया। हालांकि एक विनाशकारी क्षण की यादें उन्हें परेशान करती थीं। उनके बड़े भाई कैलिफोर्निया 31 के साथ भाग्यशाली लड़ाई जो त्रासदी में समाप्त हुई। अपने सत्र के दौरान उनकी बहन कसावा अपने शिक्षक के साथ पहुंची और अपने घंटे के ग्लास के लिए रेत लाई। कसावा ने उल्लेख किया कि K-29 ने अभी भी एक घातक तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, जिसे 17 सेकंड के भीतर सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता थी। K-29 की संयम भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति से बाधित था। सच, उसने उसे याद दिलाया, शुद्ध भावनाओं को चैनल करने से आया, जहां विनाशकारी शक्ति को भी करुणा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इस बीच बिल नाम के एक कमांडर के नेतृत्व में चीनी सैन्य बलों को पकड़ा गया और हेड्स मंदिर के एक दूर दराज के द्वीप पर ले जाया गया। यहां पहुंचने पर वे पुलों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हैं। जब वे आखिरकार मंदिर पहुंचे तो उन्होंने कैदियों को क्रूर लड़ाई में मजबूर करते हुए देखा। केवल तभी स्वतंत्रता की पेशकश की जब वे हेड्स के प्रति वफादारी का वादा करते थे। सेनानियों में हुआंग जिकियांग नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने एक खूनी मैच में जीत हासिल की और संप्रदाय के नेता का सामना करने का अधिकार हासिल किया। महापुजारी ने सैनिकों और हेड्स में से एक का स्वागत किया, क्योंकि सदस्यों ने अपनी रैंकों के भीतर अस्तित्व के कठोर नियमों को रेखांकित किया। जैसा कि बिल और अन्य लोग देख रहे थे, सैनिकों को एक सेल में ले जाने के बाद लड़ाई के बाद एक मृत्यु विशेषज्ञ ने चुपचाप शवों को दफनाने के लिए इकट्ठा किया। सेल के अंदर सैनिकों ने सोचा कि क्या उन्हें छोड़ने की अनुमति देने के लिए लड़ाई पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसके बीच तेत्सुमाकुराई लड़ाई के विजेता जितियांग द्वारा कब्जा किए गए उनके बगल की सेल से संपर्क किया। उन्होंने खुद को वाजरा कहा, लेकिन जितियांग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे कभी भी विजेरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह असली राजा नहीं है। इससे नाराज तेत्सुमाकु ने जिचुंग को दूर धकेलने से पहले उसे गला घोंटा दिया। अगले दिन सैनिकों को मंदिर ले जाया गया। डेसुक ने बिल का सामना किया, उसे हेड्स में लौटने का आग्रह किया, लेकिन बिल ने मना कर दिया। वफादारी के बजाय मृत्यु का चयन किया। डेसुक ने शांति का वादा किया, सैनिकों को शामिल होने के लिए प्रलोभन करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने निर्णय के साथ दृढ़ थे। K-29 ने अपने मालिक की मांग की, जो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। K-29 ने दौड़ा, पूछा कि क्या वह ठीक है, और उसके शिक्षक ने खुलासा किया कि हेड्स नेता लौट गया है, मुड़ गया और जल्द ही उसे चुनौती देगा। अपने अंतिम क्षणों में शिक्षक ने K-29 से खुद को तैयार करने और अपने कुंग फू की सच्ची शक्ति दिखाने का आग्रह किया। इसके बाद K-29 ने खुद को बाहर तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई मंदिर के अंदर इकट्ठा हो गया। तब उसने शाओलिन मंदिर से कसावा की रोने की आवाज सुनी और महसूस किया कि उसका मालिक गुजर चुका है। वह घुटने टेककर अपने शिक्षक के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद K-29 ने भयंकर प्रशिक्षण शुरू किया। उसी समय डेसुके अपने आदमियों को भी प्रशिक्षित कर रहे थे। K-9 के मास्टर के अंतिम संस्कार के दौरान एक भिक्षु दौड़ने आया और उसे परेशान खबर बताई। कसावा का अगवा किया गया था। कहीं और कसावा सहित बच्चों के एक समूह को हेड्स मंदिर ले जाया गया। डर गया, कसावा रोया और भागने की कोशिश की, लेकिन डेसुके ने उसे रोक दिया, जो उसकी अवमानना से नाराज हो गया और उसे हिंसक रूप से रोक दिया। तब बच्चों को उनकी जबरन निष्ठा के संकेत के रूप में हेड्स के हस्ताक्षर चिन्ह के साथ ब्रांड दिया गया था। इस बीच K-29 उस द्वीप पर पहुंचा जहां हेड्स मंदिर स्थित था। उसने एक खाली ताबूत ले लिया, जो टकराव के लिए उसकी तैयारी का प्रतीक था। मंदिर के अंदर लड़ाकू मैचों के लिए तैयार हैं और जिकियांग, एक कुशल लड़ाकू, हेड्स के एक क्रूर सदस्य तेत्सुमाकु का सामना करता है। लड़ाई के दौरान K-29 बच्चों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प से मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों की रिहाई की मांग करते हुए डेसुके का सामना किया, लेकिन डेसुके ने मना कर दिया।
इसके बजाय प्रस्ताव दिया कि K-29 हेड्स के नियमों का पालन करें और मामले को सुलझाने के लिए लड़ें। लड़ाई में वापस अपने प्रयासों के बावजूद जिकियांग को हराया गया और टेत्सुमाकू द्वारा मार दिया गया, जिसकी क्रूरता ने यहां तक कि अनुभवी लड़ाकों को चौंक दिया। K-29 उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन वह बहुत देर हो गई। उसके बाद उसने शव को पास के जवानों को सौंप दिया। हालांकि गहराई से उकसाया गया, K-29 ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और टेत्सुमाकू से लड़ने में कामयाब रहा। K-29 सटीकता के साथ लड़ा। वह टेत्सुमाकू को आक्रामक रूप से मारने में कामयाब रहा और उसे अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने की मांग की, लेकिन इसके बजाय टेत्सुमाकू ने एक कैप्टिव को मार डाला और जल्दी से जवाबी कार्रवाई की, जिससे टेत्सुमाकू का जीवन समाप्त हो गया। कैदियों ने K-29 जीत का खुशी जताई, डेसुके को नाराज कर दिया। लड़ाई के बाद K-29 ने जिकियांग के शव को दफनाने के लिए तैयार कर लिया। वहां उन्होंने अन्य शवों को भी देखा जिन्हें दफनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। बाद में ईको ने अपने हिंसक कार्यों के बारे में K-29 का सामना किया, उनके प्रेरणा पर सवाल उठाया। K-29 शांत और दृढ़ समझाया कि बच्चों की रक्षा के लिए उनके कार्य आवश्यक थे। हालांकि ईको ने तर्क दिया कि वे हेड्स के नियंत्रण में सुरक्षित थे, जिसे K-29 ने कड़ी मेहनत से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि हेड्स केवल उन्हें हथियारों में बदल देंगे। K-29 उसे बताने के लिए डेसुका गया कि वह पागल बंदर के साथ अपनी लड़ाई का इंतजार कर रहा है। बाद में K-29 ने अपने अतीत पर प्रतिबिंबित किया और हेड्स मंदिर में एक गुप्त मार्ग को याद किया, जिसे उसने अपने भाई कैलिफोर्निया 38 के साथ बचपन में खोजा था। उन्होंने कसावा और अन्य बच्चों को ढूंढने के लिए इसका उपयोग करने का संकल्प लिया, जिन्हें हेड्स देवता की पूजा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह मार्ग से गुजरा और डेसुके को अपने अपराधों के बावजूद उसका सम्मान करते हुए टेत्सुमाकू के लिए एक अंतिम संस्कार समारोह का नेतृत्व करते देखा। जुलूस के दौरान ईको के आंटी से संपर्क कर हेड्स के पीछे की सच्चाई के बारे में संदेह व्यक्त किया। उसके कार्यों ने उसे अपनी वृत्ति पर विश्वास करने और संप्रदाय के मुखौटे से परे देखने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले दिन हेड्स के सदस्यों ने 3 कैदियों को पकड़ लिया, जिनमें बिल के अधीनस्थ आर्नोल्ड भी शामिल हैं। इन बंदियों को पागल बंदर के बलिदान के रूप में अर्पित किया गया था। जब वे एक अंधेरे कमरे में थे, तो वे कमरे के हर तरफ से फुसफुस फुसफुस फुस सुनने लगे। पागल बंदर एक छाया की तरह चलते हुए उन्हें एक एक करके मार डाला। K-29 ने डेसुके का सामना किया, जिसने उस पर अपने भाई CA-31 को धोखा देने का आरोप लगाया। डेसुके के अनुसार K-29 की अंधा आक्रामकता से उनके भाई की मौत हो गई थी। इस आरोप के बावजूद K-29 ने अपरिहार्य लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार किया था। हेड्स को उजागर करने और निर्दोषों को बचाने का दृढ़ संकल्प लिया था। अपने भाई की मौत से परेशान त्रासदी ने अपहृत बच्चों को बचाने के उनके संकल्प को मजबूत किया। बातचीत व्यक्तिगत हो गई, क्योंकि डेसुके ने खुलासा किया कि वह K-29 के साथ एक स्कोर निपटाने के लिए 12 साल इंतजार कर रहे थे। कहीं और कैदी भोजन के लिए इकट्ठे हुए जब उन्होंने देखा कि आर्नोल्ड का बेजान शरीर खींचा जा रहा था। बाउर स्थिति का सामना करने दौड़े, जिससे अराजक झगड़ा हुआ। बाउर ने हेड्स के एक सदस्य पर हमला किया, उसे धातु की छड़ से चाकू मारा। K-29 उसके पास दौड़ा और बाउर ने K-29 से अपनी पीड़ा समाप्त करने की विनती की। भारी दिल के साथ K-29 ने उसे मंजूरी दी। आर्नोल्ड की हत्या से नाराज K-29 ने जवाब मांगा। एक हेड सदस्य ने स्वीकार किया कि आर्नोल्ड को पागल बंदर के बलिदान के रूप में पेश किया गया था। उस रात K-29 पागल बंदर का सामना करने गया। लड़ाई शुरू हुई और पागल बंदर को ऊपरी हाथ मिला। ईको ने अपने कैमरे फ्लैश का इस्तेमाल लड़ाई को कैप्चर करने के लिए किया, जिसने अनजाने में पागल बंदर को विचलित किया। अचानक मृत्यु चिकित्सक पानी से बाहर निकला और जगह को जलाने के लिए फायर पाउडर का इस्तेमाल किया। इससे K-29 की सहायता हुई और वे दोनों पानी में गिर गए। अंदर K-29 ने पागल बंदर को हराकर मार दिया। अगले दिन जापानी राजकुमार ने अमानो का सामना किया, गुस्से में कि उनके सबसे मजबूत लड़ाकू को हराया गया था। ईको ने अमानो को बताया कि उसने जापानी जनता के सामने हेड्स के बारे में सच्चाई का खुलासा किया था, जिससे उसके सम्मान का मुखौटा टूट गया। अमानो ने बदले में महापुजारी को समुराई हथियार भेजे, जिसने हेड्स के सदस्यों को नरसंहार के लिए सशक्त किया। K-29 ने इन तैयारियों को देखा और विरोध भड़काने के लिए बिल के लोगों को फांसी दिए जाने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने आर्नोल्ड के हाथ में एक पत्र रखा, भरोसा रखते हुए कि मृत्यु चिकित्सक इसे पहुंचाएगा। K-29 ने डेसुके से शेष कैदियों को बचाने और बिल की सजा को रद्द करने की भीख मांगी। डेसुके ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। बिल और उसके लोगों को K-29 से लड़ना पड़ा।
हालांकि उनके साथियों ने इनकार करने का आग्रह किया, बिल ने जोर देकर कहा कि वे चीनी सेना के सैनिकों के रूप में चुनौती स्वीकार करते हैं। लड़ाई में K-29 ने सावधानीपूर्वक लड़ा, अत्यधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। मैच समाप्त होने पर उसने शरीर को सावधानीपूर्वक संभालने का आदेश दिया। दूसरों को अज्ञात रहते हुए K-29 की योजना सामने आ रही थी। मृत्यु चिकित्सक ने बिल और उसके आदमियों को पुनर्जीवित किया और उन्हें कैदियों को मुक्त करने और बच्चों की रक्षा करने में K-29 की सहायता की। K-29 ने कसावा और अन्य बच्चों को सुरक्षित किया। इसके बाद वह डेसुके के पास गया, जिसने पूछा कि वह लड़ाई के दौरान अपने घातक चालों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। K-29 ने शांति से समझाया कि उसे घातक कदमों की आवश्यकता नहीं है। मॉर्टिशियन ने जेल में घुसपैठ की K-29 का पत्र बिल के शेष सहयोगियों को देने के लिए, लेकिन उसे हेड्स सदस्यों द्वारा पकड़ा गया। मॉर्टिशियन पर डेसुके और हेड्स ने पागल बंदर के साथ लड़ाई के दौरान आग लगाने का आरोप लगाया। महापुजारी ने आगामी लड़ाइयों में कैदियों को बंद करने का सुझाव दिया, जिसे डेसुके ने स्वीकार कर लिया। इस बीच बिल और उसके सहयोगियों ने गुप्त रूप से भागने की योजना बनाई, छिपे हुए मार्गों का पता लगाने के लिए मॉर्टिशियन द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके। अगले दिन उच्च पुजारी ने आदेश दिया कि हर खतरा समाप्त किया जाए, जिसमें सशस्त्र हेड सदस्यों द्वारा समुराई तलवार से K-29 भी शामिल था। इसे सुनकर गूंज ने K-29 को चेतावनी देने के लिए दौड़ लगाई। हालांकि K-29 ने खुलासा किया कि वह पहले से ही साजिश जानता था और अपनी काउंटर प्लान तैयार कर ली थी। बिल ने एक ब्रेकआउट का नेतृत्व किया, कैदियों को रिहा किया और मंदिर में अराजकता भड़काई। मैदान में K-29 ने उनकी लड़ाई से पहले आइसुके का सामना किया। डेसुके ने K-29 का मजाक उड़ाया और खुलासा किया कि मृत्यु चिकित्सक को पकड़ा गया। लड़ाई भयंकर हो गई। रिहा किए गए कैदी बच्चों को बचाने के लिए कमरों में घुसे। महापुजारी ने अपने अनुयायियों को कैदियों को मारने का आदेश दिया। अराजकता के बीच इको ने कसावा को बचाया, लेकिन घातक घायल हो गई। उसने बच्चों की रक्षा का आग्रह करते हुए बिल की बाहों में आखिरी सांस ली। मैदान में K-29 ने आइसाक से संघर्ष किया। जब वह पराजित हुआ दिखा, मृत्यु चिकित्सक ने उसे बुलाया और खुलासा किया कि वह K-29 का बड़ा भाई था। मृत्यु चिकित्सक ने K-29 से अपने भाग्य को पूरा करने और अपील की। K-29 ने 17 सेकंड की तकनीक सक्रिय की और शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया। अंतिम वाजर मुक्का के साथ K-29 ने डेसुकी को पराजित किया। कैदियों ने हेड्स के पतन का जश्न मनाया। बिल ने महापुजारी को हराया। डेसुके अपनी चोटों के साथ सुबह मैदान में गिर गए। अंतिम शब्दों में K-29 को वाजरा के सच्चे राजा के रूप में स्वीकार किया। शेष हेड सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। अगले दिन बचे लोग किनारे इकट्ठा हुए, जहाजों का इंतजार किया। उनमें से C-31, जिसने हेड्स के हमले से बचने की कहानी सुनाई। K-29, कसावा और C-38 ने इको की कब्र का दौरा किया और उसके बलिदान को सम्मानित किया। सूर्य उगते ही मंदिर खाली खड़ा था, जो 80 के दशक के अंत का प्रतीक था।